नमस्कार, आप देखें आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुरादाबाद में आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों के नए आंकड़े देखने को मिले हैं। बता दें 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जहां पर अब तक मिले मामलों की बात करें तो 11,943 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही अब तक कोरोना से 180 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 मरीज आज रिकवर कर लिए गए हैं। इसके साथ ही अब तक 11,714 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं। इसी बीच 44 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज फिलहाल जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है मुरादाबाद से, जहां पर 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके बाद आपको बता दें कि 11,714 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस भी लौटे हैं। इसके साथ ही 44 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज फिलहाल के लिए जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मुरादाबाद से सामने आई है। जिस तरह से देश में लगातार कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, तो इस बीच ये खबर मुरादाबाद से निकलकर सामने आई है, जहां पर आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। और अब तक मिले मरीजों की बात करें तो 11,943 मरीज जो हैं संक्रमण का शिकार हो चुके हैं और अब तक 180 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। तो साथ ही बता दें 44 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, रिकवर कर लिए गए हैं। इसी बीच 3 मरीज आज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। और बता दें कि अब तक 11,714 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे हैं, डिस्चार्ज हो गए। तो इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए दानवीर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। दानवीर, कैसी स्थिति वहां पे कोरोना को लेकर बनी हुई है और किस तरह से मरीजों में, हम जानना चाहेंगे कि मरीजों में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए पहले ही मैं आपको बताऊं, इस तरीके से लगातार 13 जो मरीज निकले थे पिछले दिनों, उसके बाद स्वास्थ्य महकमे में और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा था। उसके बाद लगातार कोरोना के नियम बहुत तरीके से समझाने का काम किया जा रहा है और लगातार व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। तो देखिए कई अस्पतालों में मैंने जाकर देखा था कि वो मरीजों की जैसे जो भीड़ लग रही थी, वो मुंह पर मास्क लगे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना जो सैनिटाइजर है उसकी व्यवस्था की जा रही है। देखिए आज तो 4 मरीज निकले हैं, उसके बाद 4 मरीज निकलने के बाद पहले जैसे 13 निकले, अब 4 निकले, तो कुछ कम होती हुई संख्या नजर आ रही है। और लगातार इस तरीके से जो व्यवस्थाएं कोरोना को लेकर है वो बरकरार है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि देखिए आम जनता जब बाजारों में जाती है तो भीड़ देखने मिली जाती है, तो उन पर भी नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पुलिस ने देखो कल भी फ्लैग मार्च किया था और समझाने का प्रयास किया था। तमाम प्रशासनिक अधिकारी तरफ से भी कोरोना के विषय में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर लगातार बैठकें की अधिकारियों की और आम पब्लिक को बुलाया गया, जगह जगह बैठा कर समझाने का प्रयास किया गया। लगातार कोरोना पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है तरफ से। लेकिन अभी दानवीर, जो मरीज अभी रिकवर होकर वापस आए हैं, डिस्चार्ज किए गए हैं, जानना चाहें कि उनकी इस वक्त कैसी स्थिति बनी हुई है, किस तरह का उनका जो प्रतिक्रिया है क्या आ रही है? देखिए जो 4 हुए हैं उनकी बात करें तो देखिए जिस तरीके से यहाँ से गए तो उन्हें अभी लगभग 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। डिस्चार्ज करने के बाद किसी से वो 14 दिन तक नहीं मिलेंगे, नहीं परिवार वालों से बात करेंगे, मात्र उनके पास जो भी होगा दूर से उन्हें खाना पीना सब दिया जाएगा, उन्हें उस हिसाब से रखा जाएगा जिस हिसाब से कोरोना में इलाज चल रहा था। क्योंकि देखिए इनका जो असर रहता है कोरोना का वो लगभग 14 दिन तक मानते हैं, 14 दिन तक डॉक्टरों के कहे अनुसार बताते हैं, तो उस हिसाब से रखा जाता है। और खाना पीना उनका सबसे अलग होता है, उन्हें एक कमरे में छोड़ दिया जाता है, कमरे में उनका खाना पीना सब वहीं पहुंचता है। उन्हें घर से अलग अभी रखने का प्रयास किया गया है और लगातार जो मरीज निकल रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है और इलाज चल रहा है। तो दानवीर, वहां पर मौजूदा स्थिति किस हिसाब से चल रही है? जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार एक बार फैल रहा है, तो जिसकी वजह से राज्य सरकारें भी काफी सख्त नजर आ रही हैं, तो कानून और नियम पालन की अगर बात की जाए तो क्या नियम पालन जो कोरोना गाइडलाइंस हैं वो फॉलो ठीक से की जा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों अभी एक दिन पहले ही सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी, को लेकर खासकर बात की थी। तो उसके बाद लगातार सख्त निर्देश दिए गए थे। डीएमओ ने भी सख्त निर्देश दिए छोटे अधिकारियों के लिए कि अपने अपने क्षेत्र में कोरोना को लेकर खास ध्यान दें। लेकिन जो चीज अभी कोरोना मास्क की बात करें तो बाजारों में आपको बताया था कि बाजारों में अभी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन बाजारों में मास्क भी लोगों के ऊपर लगे नहीं आ रहे। कई जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनकी दुकानों पर भी मास्क लगे हुए मुंह पर लगे नहीं नजर आ रहे मरीजों के। तो ऐसी कहीं ना कहीं कोरोना को चुनौती तो दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े डॉक्टर हैं उनकी बात करें तो उनकी जो मरीज जाते हैं उनके सबके पास तमाम व्यवस्था है और वो नियम पालन कर रहे हैं। ये छोटे लेवल के डॉक्टर हैं, उनकी दुकानों पर नहीं दिखाई दे रहा। और बाजार की बात करें तो बाजार में जो आदमी जा रहे हैं उनकी मुंह पर भी मास्क लगे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना को अभी लोग चुनौती दे रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रही है। जी
जी दानवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां योगी सरकार के आज 4 साल पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां सीएम योगी 4 साल के काम का एक रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई कैबिनेट मंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। और वहीं किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दानवीर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। एक बार फिर से दानवीर, जिस तरह से योगी सरकार के 4 साल आज पूरे होने जा रहे हैं और सीएम योगी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा रिपोर्ट कार्ड अपना पेश करने वाले हैं विकास कार्यों का, तो क्या कुछ तैयारियां वहां पे देखने को मिल रही हैं और किस तरह का ये सफर रहा है 4 साल का, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मैंने कल किसी बात को लेकर कई बाजार में जाकर मैंने बात की थी, कई लोगों से बात की, बात कर रहे थे कि छोटे लोग मजदूर से लेकर रिक्शा चालक हो या ठेले पट्टी वाले हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, सभी लोगों से मैंने बात की थी। जो योगी सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं तो इसको लेकर के लगता कहना चाहिए, तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और लगातार लोगों की शिकायतें निकल के आई। सिर्फ महंगाई को लेकर सभी लोगों का एक बयान आया था कि महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई पर योगी की नियत मिल पाए। बकाया योगी जी की कार्य से सब लोग खुश हैं। तमाम योजनाएं सरकार की जो गाँव तक आनी चाहिए वो गाँव तक योजनाएं पहुंची है। तमाम लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन जिस तरीके से महंगाई की बात करें तो महंगाई का एक मुद्दा, अभी महंगाई का मुद्दा सामने चल रहा है और महंगाई की बात हर किसी ने कही, छोटा व्यापारी हो या छोटा मजदूर हो या बड़ा व्यापारी हो, सबने महंगाई को लेकर एक मुद्दा बनाया। तो महंगाई की बात कही कि महंगाई बहुत हो रही है, डीजल पेट्रोल गैस की बात करें, तमाम सब्जी की बात करें, तो सब चीजों को लेकर महंगाई को लेकर एक मुद्दा बना था, तो चोर निकल के आई। लेकिन योगी सरकार की भी 4 साल की बात करें, 4 साल में जनता काफी खुश हुई नजर आई और तमाम चेहरे पर खुशी नजर आई। देखिए यहाँ तक की बात करें तो एक मैंने बहुत छोटे दुकानदार से बात की थी, तो उसने बताया था कि आवास की बात करें, प्रधानमंत्री आवास, तमाम योजनाएं और जो शहरी योजना, आवास की योजना, तमाम 2.5 लाख रुपए की बात करी। तो आम जनता की मैंने राय जानी थी और सभी हिसाब से सभी लोग अपने उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी कि योगी सरकार ने जो नियम कानून है वो अच्छे बनाए हैं, अच्छे काम कर रही है योगी सरकार, काम तरह की बातें निकल के आई है और महंगाई का एक मुद्दा सामने आया था। तो दानवीर, अगर विकास कार्यों की बात करें तो धरातल पर अगर देखा जाए तो विकास कार्य किस तरह से किए जा रहे हैं और लागू किए गए हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए विकास कार्य की बात करें तो मैंने पहले से ये चीज बता रहा हूँ, लोगों की यही राय है कि देखिए जिस तरीके से लगभग 40% ग्राम पंचायतों में अभी कार्य नहीं कराए गए थे। तमाम योजनाएं सरकार की बहुत पुरानी, कहीं विधवा पेंशन हो, 60 साल हो, तमाम जो समाज कल्याण से जुड़ी योजनाएं हो, तो वो अभी तक गरीबों तक नहीं पहुंच पाई है। देखिए हर साल कंबल की बात आती है, सर्दियों में कंबल गरीबों के लिए वितरण होता था, लेकिन अब बात करें मुरादाबाद की तो कहीं भी कंबल कभी वितरण नहीं हुआ था, लेकिन फार्म तो भरे गए थे। तो ये मैंने इस टॉपिक पर ही बात की थी, गरीब जनता ज्यादा। तो ये योजनाएं कुछ जो अधिकारी हैं लापरवाही बरतते हैं और जो योजनाएं गाँव तक नहीं पहुंचती है तो कुछ शिकायतें लेकर के आई थी। तो योजना की बात करें तो 60% गाँव में आज भी योजना बरकरार है और 40% जो गाँव है वो आज भी शिकायत की बात है, वो लोग शिकायत कर रहे थे। लगातार मैं एक मामले पर बना हुआ था और लगातार मैं जानकारी ले रहा था, तो लगातार यही बात तस्वीरें निकल के आ रही। ग्राम पंचायत में कई जगह ऐसी गंदगी और ये योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो वो भी शिकायत निकल के आई। लेकिन ये बुरी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल जो रह गया योगी सरकार का, तो उसमें 1 साल में हो सके वो योजनाएं वहां तक पहुंचे, तो ऐसी आवाज और अच्छी आवाज जनता की निकल के आई। और मुझे बताया उन्होंने कि जो 1 साल है उसमें उम्मीद है, योगी सरकार को उम्मीद करेंगे जो योजना रहेगी वो हमारे गाँव तक पहुंचे। जी दानवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मथुरा में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। बता दें एक साथ आज दोनों नेता एक मंच को साझा करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे ये किसान महापंचायत की जाएगी, जहां पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत करेंगे। बता दें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक बार मंच साझा करेंगे और एक ही मंच पर दोनों नेता गरजते हुए देखे जाएंगे। और बता दें कि महापंचायत किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बता दें मुद्दा कृषि कानूनों को वापस लेने का ये रहेगा, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें जिस तरह से महापंचायतों का दौर किसानों की तरफ से शुरू कर दिया गया है, तो वहीं इसी कड़ी में अब ये महापंचायत मथुरा में
होने जा रही है, जहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ मंच साझा करते हुए इस किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि आर्यन न्यूज की टीम गांव-गांव में होने वाले चुनाव को लेकर ग्रामीणों की राय जानने पहुंची। तो गांव में गंदगी के अंबार, रास्ते में पानी और मौके पर टूटे हुए शौचालय देखने को मिले हैं। तमाम ग्रामीण मीडिया कर्मियों के कैमरे पर प्रधान के खिलाफ आक्रोश में आ गए। इसके साथ ही सभी ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। इसके साथ ही कहा गया है कि ग्राम प्रधान ने अपने महल बनाकर खड़े कर लिए हैं और गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। तो वहीं इसी बात को लेकर आर्यन न्यूज की टीम ने ग्राम प्रधान के घर पहुंची, जहां पर ग्राम प्रधान अपने घर से फरार हो गया। इसके साथ ही मीडिया से कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा ग्राम प्रधान ने। तो वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से जो हालत है, जो जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की सच्चाई है, वो कुछ और ही तस्वीरें बयां कर रही है। और ग्रामीणों का भी साफ तौर पे कहना है कि विकास कार्य के नाम पर पलीता लगाया गया है और ग्राम प्रधान अपने लिए महल खड़े कर लिए हैं। लेकिन अभी भी अगर गांव की बात करें तो सड़कें टूटी हुई हैं, अभी भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वहां पर लोगों के पास नहीं पहुंच रही हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई है। इसके साथ ही मीडिया कर्मी से जब मीडिया कर्मी आर्यन न्यूज की टीम जब वहां बात करने पहुंची ग्राम प्रधान से, तो ग्राम प्रधान अपने घर से ही फरार हो गए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा है। और वहीं आपको बता दें, जिस तरह से आर्यन न्यूज की टीम गांव-गांव जाकर विकास कार्यों की समीक्षा ले रही है, पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है तैयार की जा रही है। जिस तरह से जो पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं उनको लेकर जिस तरह से ये 5 साल का कार्यकाल रहा है, उसे देखते हुए आर्यन न्यूज की टीम गांव-गांव जाकर जायजा ले रही है कि किस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं, ग्राम प्रधान की क्या रिपोर्ट है, किस तरह से लोग जो हैं उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। और इसी कड़ी में जब आर्यन न्यूज की टीम इस गांव में पहुंची है तो यहां पर जो तस्वीर देखने को मिली वो काफी शर्मनाक है। लोगों का कहना है, जो वहां पे ग्रामीण हैं, काफी समय से वहां पर रह रहे हैं, उनका कहना है कि ग्राम प्रधान ने विकास कार्यों के नाम पर बस सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाया है। इसके साथ ही बता दें कि सड़कें वहां पर टूटी हुई मिली। जब आर्यन न्यूज की टीम ने ग्राम प्रधान से बात करनी चाही तो ग्राम प्रधान ने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा और वो वहां से फरार हो गए, वहां से बाहर चले गए। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार आर्यन न्यूज की टीम ने नजर बनाई हुई है जिस तरह से विकास कार्य गांव में चल रहे हैं उनको देखते हुए। तो वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ग्रामीणों का भी यही कहना है कि शौचालय नहीं बनाए गए हैं, शौचालयों के नाम पर खाना पूर्ति की गई है। इसके साथ ही ग्राम प्रधान ने इन सालों में अपने कार्यकाल के दौरान जितनी भी विकास योजनाएं हैं वो ठीक से नहीं लागू करवाई हैं। इसके साथ साथ ग्रामीणों ने ये तक आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप जो देखने को मिला है। लोग कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान ने अपना घर बनवाया, अपने महल खड़े कर लिए, लेकिन अगर गांव की व्यवस्था की बात की जाए तो उस पर शून्य के बराबर काम किया गया है। तो वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दिल्ली के एक एमसीडी के लाला हंसराज अस्पताल में टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की गई है। इस टीकाकरण केंद्र में सप्ताह में 4 दिन लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी जाएगी और इस टीकाकरण केंद्र में अभी शुरुआत में रोजाना 100 लोगों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को प्रशासन आगे की ओर बढ़ाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है, नई स्ट्रेन माना जा रहा है, नई लहर माना जा रहा है, वो लगातार देश में पैर पसारने लगी है। और बता दें, जो आंकड़े कोरोना के देखने को मिल रहे हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं। जहां कोरोना की रफ्तार धीमी हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना संक्रमण के नए मामले और नए आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकारें कड़े कदम उठा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि नोएडा में भी धारा 144 लागू कर दी गई है और आपको बता दें मध्य प्रदेश समेत राजस्थान और गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां पर नाइट कर्फ्यू कई शहरों में लागू कर दिए गए हैं। तो वहीं दिल्ली में भी अब इस तरह की सिचुएशन आने वाली है, लेकिन हर स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार भी सज्ज है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली में वैक्सीनेशन केंद्र की बात की जाए तो वैक्सीनेशन केंद्र खोल दिया गया है, जहां पर 100 लोगों को प्रतिदिन टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि ये लक्ष्य कितना पूरा हो पाता है और कितनी अच्छी तरीके से निभाया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये है कि अस्पताल में 100 लोगों को प्रतिदिन कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जहां पर आपको बता दें कि लगातार इस लक्ष्य को भेदने के लिए प्रशासन तैयारियां कर रही है। और इसके साथ ही बताते चले कि लोगों में भी
भी जागरूकता फैलाई जा रही है कि आएं और ज्यादा से ज्यादा लोग आकर वैक्सीनेशन लगवाएं, ताकि अभी शुरुआती दौर में फिलहाल बता दें कि रोजाना के लिए 100 लोगों को वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ ही बता दें कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में उसी कड़ी को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से ये फैसला ले लिया गया है। वहीं बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लग चुकी हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जब देखें तो बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच हिंसा की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के आवास के पास ही बम के कई धमाके हुए हैं, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस हमले की आग शांत भी नहीं हो पाई थी कि नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में भी हमला हो गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनाव मैदान में उतर गई हैं और चुनावी रैलियां कर जनता को लुभाने के लिए चुनावी वादे किए जा रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा का दौर भी जारी है। बता दें कि बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के आवास के पास बम से हमला हुआ है, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। वह हमले से इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। उत्तर 24 परगना के भाटपारा के जगदल इलाके में हुई इस घटना को लेकर अब भाजपा चुनाव आयोग जाने की तैयारी में है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने कहा है कि बीजेपी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग जाएगी। उन्होंने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि टीएमसी हिंसा की राजनीति का पर्याय बन चुकी है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी गुंडे बमबारी कर रहे हैं और गोलियां बरसा रहे हैं। चुनाव आयोग को इसे चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए, वरना हमें लगता है कि वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगी। बता दें कि बीजेपी सांसद के आवास के पास हुए हमले का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में भी हमला हो गया। बीजेपी का आरोप है कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। बता दें कि रैली के दौरान हुए हमले में बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हुआ है। घायल कार्यकर्ता को केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाकर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली का शंखनाद कर दिया। बंगाल में चुनाव से पहले पीएम मोदी की पुरुलिया में पहली रैली हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता सरकार की हार तय है, सरकार के गिनती के दिन बचे हैं। बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में लगी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी ने पुरुलिया को जल संकट पलायन और गरीबों को भेदभाव भरा शासन दिया है। पीएम मोदी ने पूछा कि दीदी, साल दर साल आप एक पुल भी नहीं बना पाए और अब आप उद्योग और विकास की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बंगाल में हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि 24 उत्तर परगना में दर्जन से ज्यादा जगहों पर बमबाजी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। यह स्थिति ठीक नहीं है। ये बदले की हिंसा है, ये अत्याचार, ये माफिया राज, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि 2 मई को बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर अत्याचारी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बीजेपी की सरकार में कानून का राज फिर से स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं पर हमले हो चुके हैं। साथ ही पिछले दिनों बीजेपी के प्रचार वाहन पर भी हमला किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। अब ये देखना होगा कि आखिर कब पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं
थमती है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो वहीं अब बात करते हैं थोड़ी सेहत की। अदरक चाय के स्वाद में चार चांद लगाने के लिए जानी जाती है, पर यह अदरक कई गुणों से भरपूर होती है, जिसका नियमित मात्रा में सेवन करने से सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। क्या है और क्या छुपा है अदरक के अंदर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और चीन का इतिहास सदियों पुराना है। भारत और चीन में अदरक को एक मसाले और औषधि के रूप में उपजाया और इस्तेमाल किया जाता था। दोनों देशों के शुरुआती चिकित्सा ग्रंथों में ताजे और सुखाए गए दोनों रूप में इस मसाले के औषधि इस्तेमाल का विस्तार से वर्णन किया गया है। चीनी ग्रंथों में अदरक को पेट की समस्याओं, मतली, दस्त, हैजा, दांत दर्द और गठिया के उपचार के लिए एक औषधि के रूप में बताया गया है। चीन के जड़ी बूटी विशेषज्ञ इस बूटी का इस्तेमाल सर्दी, खांसी सहित तमाम श्वास संबंधी बीमारियों के उपचार में भी करते हैं। तो वहीं 5वीं सदी में चीनी नाविक लंबी समुद्री यात्राओं में स्कर्वी के इलाज के लिए अदरक में मौजूद विटामिन सी के तत्वों का इस्तेमाल करते थे। बात जब भारत की करें तो भारत में भी अदरक को गुणों की खान बताया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बूटियों में से एक है अदरक। आयुर्वेदिक चिकित्सक इसको एक शक्तिशाली पाचक के रूप में लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये पाचक अग्नि को भड़काता है और भूख बढ़ाती है। इसके पोषक तत्व शरीर के सभी हिस्सों तक आसानी से पहुंच पाते हैं और आयुर्वेद में अदरक को जोड़ों के दर्द, मतली और गति के कारण होने वाली परेशानी के उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक शोधों में अदरक को कई प्रकार के कैंसर में भी एक लाभदायक औषधि के रूप में देखा जा रहा है। मिशिगन यूनिवर्सिटी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर के एक अध्ययन में पाया गया है कि अदरक न सिर्फ ओवरी कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया, बल्कि उन्हें कीमोथेरेपी से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से भी रोका, जो कि ओवरी के कैंसर में एक आम समस्या होती है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ओवरी कैंसर कोशिकाओं पर अदरक पाउडर और पानी का एक लेप लगाया। हर परीक्षण में पाया गया कि अदरक के मिश्रण के संपर्क में आने पर कैंसर की कोशिकाएं नष्ट हो गईं और हर कोशिकाओं ने या तो आत्महत्या कर ली, जिसे एपोप्टोसिस कहा जाता है, या उन्होंने एक दूसरे पर ही हमला कर दिया, जिसे ऑटोफेगी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अदरक को स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोन कैंसर के इलाज में भी बहुत लाभदायक पाया गया है। शुगर जैसी बीमारी जो लोगों में आमतौर पर पाई जाने लगी है, उसे दूर रखने के लिए भी अदरक कारगर साबित हो सकती है। अदरक के उपचारात्मक गुण हृदय को भी मजबूत बनाते हैं। इस जड़ी बूटी के तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और रक्त प्रवाह में सुधार लाने, साथ ही अवरुद्ध आर्टरियों तथा रक्त के थक्कों से बचाव करने में भी काम करते हैं। ये सारी चीजें हृदयाघात यानी हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर देती हैं। तो जाना आपने अदरक कितनी लाभकारी है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।